जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे CSS का जो MPT होता है, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, उसके बारे में कि उसका इश्तिहार कब आ रहा है, उसका इम्तिहान कब होगा, उस इम्तिहान की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और उनमें से कौन कौन से ऐसे हिस्से होते हैं जिनमें से सवालात आते हैं। तो शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर जी बहुत शुक्रिया। सर आपका भी शुक्रिया। सर जी कब इश्तिहार आ रहा है MPT का? सर ये ऐड इंशाल्लाह आएगा। जो FPSC ने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया है 5 जुलाई को, उसके मुताबिक ये है कि 2 अगस्त को ऐड जो है वो पब्लिश होगा। ठीक है, 2 अगस्त को इश्तिहार आएगा और उसके बाद 20 अगस्त तक आपके पास टाइम होगा CSS के लिए अप्लाई करने का। ठीक है, 2 अगस्त को इश्तिहार आएगा, 3 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक CSS के MPT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये इसका जी शेड्यूल है। तो MPT की तारीख क्या है इस शेड्यूल के मुताबिक? इसके मुताबिक फिर ये है कि आपके पास तकरीबन 1 महीना और 10 दिन का टाइम होगा। 27 सितंबर को आपको जो है वो MPT होगा। आज से अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन अब कह लें कि 2 महीने 10 दिन, हाँ जी, ऑलमोस्ट 2.5 माह तकरीबन जी। आज हम जहां पर बैठे हैं तकरीबन 2.5 माह के बाद MPT होना है। ये सर CSS की फर्स्ट स्टेज है। ऐसे ही है। अब आप में से कोई बंदा भी अब ये कौन से वाला CSS 2027, क्योंकि इसके पेपर 2027 में होने हैं। ओके 2026 के पेपर हो चुके हैं। ओके। अब ये तो सर फैक्ट है ना कि अगर आपने नौकरी करनी है, आप अपना पूरा जोर लगाएं कि आपको CSS करना चाहिए। शशकी वाली हो नहीं है ही नौकरी, मतलब है ही तो CSS ना सर। ऐसे। उसके बाद अगर आप वहां पर नहीं हो पाते, कोई हार्ड लक होता है आपका, फिर आपको कोशिश करनी चाहिए प्रोविंशियल मैनेजमेंट PMS के लिए, PMS के अंदर। ये तो 2 ऐसी नौकरियां हैं जो नौकरी के जो है क्राइटेरिया पर पूरा उतरती हैं। सही। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत PR चाहते हैं, प्रोटोकॉल पावर चाहते हैं। ये तमाम चीजें सिर्फ CSS और PMS के अंदर हैं। जो बाकी जॉब्स हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं। उसके अंदर सिर्फ तनख्वाह या वो जिसे हम वजीफा कहते हैं वही है, इसके अलावा बाकी लेबर वर्क है। तो जब आप अब CSS की तरफ जाते हैं तो CSS में सबसे पहला स्टेप जो आपका आता है वो है MPT। ये MCQs बेस्ड टेस्ट होता है सर। MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, MPT। ठीक है, सही। अब ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे आप दूसरी जुबान में स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। यानी ये अगर आप पेपर क्लियर करेंगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं जी। अब आप इसमें भी 2 चीजें हैं। आपने MPT पर अप्लाई किया है और आपने MPT नहीं दिया तो आप CSS नहीं दे सकते। ठीक है, पहला। दूसरा, आपने MPT दिया है और आपके 60 से कम नंबर आए हैं, आप फेल हैं, आप फिर भी नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें जो बेंचमार्क है वो 60 में 66 है, ये मेरे ख्याल 66 नंबर है। तो आप फिर भी जो है CSS नहीं दे सकते। अगला, अगर आपने MPT पास कर लिया है और आप फिर CSS के इम्तिहान में बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी, आप बैठे या ना बैठे। ओके। अगर वो शख्स स्क्रीनिंग क्लियर करता है, आगे जाके वो नहीं बैठता जी, तो क्या उसकी वो टर्म काउंट होगी या नहीं? जी नहीं, अटेम्प्ट काउंट नहीं होती। ओके जी। इवन के अगर उसने अटेम्प्ट, पता किस सूरत में काउंट होती है? अगर आप इम्तिहान में बैठ गए हैं, ओके, आपने एक पेपर दिया है, आपने सारे पेपर दिए हैं, आपकी अटेम्प्ट काउंट है। ओके, ठीक है। अगर आप नहीं बैठे, आपने अप्लाई भी किया, इवन के MPT दिया है, MPT देने के बाद आपने अप्लाई किया है और आप फिर भी इम्तिहान में नहीं बैठे तो आपकी टर्म काउंट नहीं होती। ये MPT बुनियादी तौर पर रखा क्यों गया था? उसके बाद आते हैं कि MPT की तैयारी क्या करती है और उसके अंदर सिलेबस क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या हैं। MPT इसलिए रखा गया सर कि फर्ज कर ले कि जब CSS का इश्तिहार आता है, पूरे पाकिस्तान से 40,000 लोगों ने CSS के लिए अप्लाई कर दिए हैं। सर तकरीबन 1 लाख के करीब। नहीं, CSS पे इतने नहीं करते। अच्छा, CSS पे थोड़े लोग करते, अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे जो मेरे ज़हन में फिक्र है कि 90,000+ लोग अप्लाई करते हैं, कोई 10-12 हज़ार जाके पेपर पास करते हैं, उसमें से। नहीं, वो आप वो पब्लिक सर्विस कमीशन और CSS में बहुत फर्क है। ठीक है। CSS में
तीन तरह के उम्मीदवार जाते हैं। एक वो उम्मीदवार जो बहुत सीरियस उम्मीदवार होता है, ठीक है, उसने जान लगाई हुई होती है, वो सीएसएस का इम्तिहान देने जाता है। दूसरा शौकिया सीएसएस दे रहे होते हैं लोग, ठीक है। और तीसरा वो लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं और पेपर नहीं देते। यानी दूसरे वो लोग होते हैं जो ये समझते हैं उनके साथ नाम के साथ ये लिखा जाएगा कि एक्स कैंडिडेट फॉर सीएसएस। मुझे CSS हमारे aspirant। एक्स बॉस बात बताया करते थे हाँ जी। कि एक आम ट्रेंड है, क्योंकि वो मॉडल टाउन में रहते होते थे ना, तो अजहर साहब, तो वो कहते होते थे कि मॉडल टाउन में जिस बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा होता था, लड़के या लड़की का, तो वो साथ वाले पूछते तो है ना, हमारी जो कम्युनिटी ऐसी होती है कि की कर दो, वो कहने सीएसएस कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, तो वो सीएसएस कर रहे होते हैं, कुछ मतलब इस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। अब सर हम आ जाते हैं, यानी सीएसएस इसलिए भी किया जाता है कि अपनी शादी हो जाए। नहीं, अच्छा, शादी नहीं हो रही, उसकी रीजन ये है कि सीएसएस कर रहे हैं ना मुंडा, ठीक है, सही हो गया। ये बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ एक ऐसा समझ लें कि मतलब सीएसएस, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सीएसएस में कोई शक नहीं है कि ये एक सुपीरियर सर्विस है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका नाम ही बहुत है ना, अगर आप किसी को कहें कि हमारा बच्चा, ठीक है, बुनियादी तौर पर सीएसएस एस्पायरेंट है और हमने उसे अभी तक छूट दी हुई है कि वो सीएसएस की तरफ जाए, सो वी आर नॉट प्लानिंग, ठीक है, तो ये एक ऐसा जस्टिफिकेशन है कि उस बच्चे का फैमिली का भरम भी रह जाता है और दूसरे मुतमईन भी हो जाते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई है। तो ये अजहर साहब मरहूम जो है, ये बड़े शब्द मत से सुनाया करते थे हमें, सही, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सर हम सीएसएस का जो एमपीटी है, इसमें जो 200 नंबर का एमसीक्यूज पेपर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आगे काउंट भी होता है? जी नहीं, इसके नंबर आगे काउंट नहीं होते। ओके, ये सिर्फ इसी के लिए होता है कि आप अगले स्टेज के लिए जाना है या नहीं जाना, और बस उसके बाद इसकी वैल्यू खत्म, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब देखिए ना, पीएमएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो काउंट होता है क्योंकि वो जनरल नॉलेज का पेपर होता है, जीके का पेपर। हाँ जी। इसका उस तरह से नहीं होता। ओके, अब सर हम आ जाते हैं कि इसका 200 नंबर का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है। अच्छा, सॉरी, आप पहले वो बात कर रहे थे कि फर्ज किया 40,000 लोगों ने अप्लाई किया। जी, फर्ज करते हैं कि 40,000 लोगों ने अप्लाई किया है और एमपीटी देने के लिए गए हैं 20,000 लोग। एफपीएससी को 50% कैंडिडेट्स को खुद निकालने की बजाय वो खुद कैंडिडेट निकल गए, ठीक है। अब उसके बाद फर्ज कर लेते हैं कि 20,000 में से, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता एमपीटी, मतलब ऐसा नहीं है कि 200 में से 66 नंबर नहीं आते, तो आप ये कर सकते हैं कि 20,000 में से 15,000 लोग पास हो गए, ठीक है। 40 में से 15 बच गए, 25 निकल गए। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये फैसला करते हैं कि अभी मेरी तैयारी नहीं है, तो एमपीटी तो चलो उसने एज अ प्रैक्टिस के लिए दिया है, लर्निंग के लिए, अगले साल के लिए, क्योंकि एमपीटी जितनी दफा भी आप दें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो उसने कहा जी मैंने अभी नहीं करना, तो 5,000 वो लोग भी निकल गए, तो पीछे कितने बच गए? 10,000 लोग, ठीक है। और ये आइडियल फिगर होता है एफपीएससी के सीएसएस के इम्तिहान के लिए, ठीक है, कि जी 10,000 लोगों ने अप्लाई, 40,000 ने अप्लाई किया था, 10,000 फाइनल इम्तिहान में बैठे हैं, ठीक है। फिर उनको 40,000 की बजाय सिर्फ 10,000 लोगों का अरेंजमेंट करनी पड़ती है। और उन 10,000 में से कितने लोग होते हैं जो पहले पेपर में मौजूद होते हैं और फिर आखिरी में भी मौजूद होते हैं? ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है कि 50% वहां भी उड़ जाते हैं। नहीं, 50% तो दूसरे पेपर में नहीं होते, ऐसे वाले के बाद। लोग इंग्लिश का पेपर देते हैं, उन्हें अंदाजा हो जाता है कि पेपर पास नहीं होना और वो अगले पेपर नहीं देते। अच्छा, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीमार हो जाते हैं। 2014 में जब सीएसएस का इम्तिहान हमने दिया था ना, तो ये मुझे उस वक्त ये आप भी एक ऐसे कैंडिडेट को जानते हो जो सारा साल तैयारी कर रहे हो, 2 पेपर के बाद उसको बुखार हो जाता है। मैं ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से पहले एक पेपर में बैठता है, फिर नहीं जाता। सही। और है भी बहुत सीरियस। सही करना भी उसने सीएसएस किया है, ठीक है। 3 अटेम्प्ट्स थी, ऐसे ही जाया हो गई हैं तीनों की तीनों, ठीक है। अच्छा, खैर ये बहुत सीरियस मैटर है, हम तो चलो ज़रा मजाक कर रहे हैं, बट सीएसएस की जो अटेम्प्ट्स हैं ये बहुत सीरियस मैटर है। हमें बिल्कुल आधी तैयारी के साथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमें बिल्कुल जो है विदाउट प्लानिंग नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, जब तक हमें ये नहीं लगता कि दिस इज द राइट टाइम कि अब मैं अटेम्प्ट के लिए जाऊं, तब तक नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली एवरेज कितना टाइम आपको चाहिए होता है
अच्छी सीएसएस की तैयारी के लिए एक साल 2 साल सर इट्स डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी एंड टेम्परामेंट ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, कोचिंग जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो विदाउट कोचिंग करते हैं। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि सीएसएस के इम्तिहान में, पीएमएस के इम्तिहान में आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। मेजर पेपर किस चीज का होता है, वो होता है ऐसे का, इंग्लिश से। हमारे यहाँ ये एक अलमिया है कि हम ऐसे को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड रखते हैं कि अगर नॉलेज है तो आप सीएसएस का ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप सीएसएस का ऐसे नहीं है। नॉलेज के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ऐसे का टॉपिक क्या है, ये बुनियादी तौर पर इट्स द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के ये आपकी ओपिनियन है, उस ओपिनियन को आपने कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ये एक एक्सप्लेनेटरी आपका नैरेटिव है। फिर आपने उस अपने एक्सप्लेनेटिव नॉलेज के साथ कितना अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस किया है, फिर आपने उसको कंक्लूड किया। सिर्फ ये बात कर देना कि फलां बंदे के पास नॉलेज नहीं था और उसका ऐसे नहीं, ऐसी नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं इंग्लिश ऐसे के लिए। सो हम सिर्फ एमपीटी तक रहते हैं, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। तो एमपीटी पे सर हम आ जाते हैं। एमपीटी का 200 नंबर का एमसीक्यूज पेपर होता है। ये बुनियादी तौर पर 3 मेजर हिस्सों के अंदर तकसीम होता है। ठीक है, एक हिस्सा होता है अंग्रेजी का, दूसरा हिस्सा होता है जनरल एबिलिटी का, तीसरा हिस्सा होता है जनरल नॉलेज का। ओके, गुड। ये 3 हिस्से, मेजर 3 हिस्से हैं। इनके अंदर फिर सब हिस्से हैं। लाइक जनरल नॉलेज का जो हिस्सा है उसके अंदर इस्लामियात के सवालात आते हैं, उसके अंदर उर्दू के सवालात आते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स के सवालात आते हैं, उसके अंदर ईडीएस के सवालात आते हैं, उसके अंदर करंट अफेयर्स के सवालात आते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह से जो इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, कंप्रीहेंशन भी आ जाती है बाजुकात, कंपोजिशन, ग्रामर। ठीक, हाँ ये चीजें आती हैं। ग्रामर क्यों एमसीक्यूज निकल नहीं ग्रामर से, है ना, तो वो सवालात आते हैं। फिर है जनरल एबिलिटी, जिसमें अलजबरा, जिसमें मैथ, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब ये सवालात आते हैं। ये इसके मेजर पार्ट्स हैं। तो तीनों की कोई बाइफर्केशन है कि 200 में से इतने नंबर इसके हैं, 200 में से इतने इसके हैं? मेरे ख्याल में 50 नंबर इंग्लिश के आते हैं। ओके। इसी तरह से जो 50 नंबर के करीब आते हैं जनरल एबिलिटी के। ठीक है। और जो बाकी 100 नंबर बचता है वो जनरल नॉलेज बेस्ड होता है। ठीक है, तकरीबन मोर अराउंड इतने होते हैं। क्योंकि मैंने खुद एमपीटी नहीं दिया हुआ, जब मैंने सीएसएस दिया था तब तो एमपीटी था ही नहीं ना। आपकी तो शायद भी बहुत पुरानी बात है, जैसे 2014-15 की बात है, तब एमपीटी नहीं होता था। अच्छा जी, सो ये हिस्से हैं। ठीक है। इस इम्तिहान में 2 चीजें हैं। क्या आपने नंबर की रेस लगानी है? नो, नहीं लगानी, क्योंकि आगे इसका एडेड नहीं। इसका एक बंदे ने 180 नंबर लिए हैं, एक बंदे ने 70 नंबर लिए हैं, तो दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको एमपीटी पास करना है। अब एमपीटी जब पास आप करते हैं तो आपने सिर्फ उसको उतना टाइम देना है, बाकी आपने अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। ऐसा ना हो कि 2-2.5 महीने जो बाकी रह गए एक कैंडिडेट सिर्फ एमपीटी के ऊपर लगा दे। एमपीटी मीन जो पब्लिक सर्विस कमीशन, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास पेपर्स हो रहे होते हैं, जो बच्चे उनकी तैयारी कर रहे होते हैं, वही एमपीटीज में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक, ठीक है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग? जी नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक हो गया, इसलिए इतने सारे लोग पास कर जाते हैं। हाँ, क्योंकि इसलिए पास भी कर जाते हैं। मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि शायद पिछली दफा जो अभी एमपीटी हुआ था पिछली दफा, इसमें शायद इंट्रोड्यूस करवाया गया था नेगेटिव मार्किंग को, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, चलें इस पे हम दोबारा। हाँ, मुझे वैसे एग्जैक्ट याद नहीं है कि इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, मुझे लगता है कि नहीं होती। ओके, अच्छा, अब जो है इस पे आ जाते हैं हम कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। सीधा कोई भी मार्केट से एमपीटी की किताब ले लें। ओके, एमपीटी के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर किताब बनी हुई होगी, आप वो ले सकते हैं। ठीक है। आप मियां शफीक साहब की जो किताब है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, वो सीएसएस के लिए वैसे भी ज़रूरी है, आप वो ले सकते हैं। उसमें से आपका मैथ का पोर्शन कवर हो जाएगा, साइंस का हो जाएगा। ठीक है, ये उसके एनालिटिकल रीजनिंग के हो जाएंगे। सीरीज़ उसके अंदर आती हैं, मिसिंग वर्ड्स आते हैं जो सीएसएस के एमपीटी के अंदर आते हैं, वो मियां साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखे हुए हैं। अगर तो प्रॉपर किताब लेनी है, कोई भी एमपीटी की किताब ले लें। अगर नहीं लेनी तो आम पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पास पेपर्स की किताबें हैं, अगर आप में से कोई बंदा सिर्फ वही भी पढ़ लेगा
तो आराम से एमपीटी पास कर लेगा, आराम से। ठीक हो गया। लेकिन ये हरगिज नहीं करना एक इंडिविजुअल कैंडिडेट ने कि वो 2.5 महीने दिन रात लगा के 66 नंबर लेने के लिए लगा दे। क्योंकि अगर तो वो इस हद तक उसको एमपीटी के लिए कोशिश करनी पड़ रही है ना, तो अगला तो बहुत बड़ा पहाड़ है, आगे तो उसने K2 पे चढ़ना है। सही। 2.5 महीने में आप सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना ऑप्शनल, 6 पेपर होते हैं, वो चाहे आप 200 नंबर के रख लें, चाहे आप 4 100 वाले रख लें और एक 200 वाला रख लें, मतलब बाइफर्केशन है उसके अंदर। 2.5 महीने में आप आराम से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस एक दफा पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना टाइम है। 2.5 महीने और 2.5 महीने लगे 5 महीने बनते हैं। 2 दफा आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से इतना टाइम है कवर कर सकते हैं। सो एमपीटी की तैयारी जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस हद तक कि सिर्फ पास करना है। बुक्स के अलावा कोई और अदर सोर्सेज? बस किताब एनफ है, किताब से पढ़ना चाहिए। ठीक है। एमपीटी के लिए जो यूट्यूब से कोई मतलब कोई वेबसाइट्स देख सकते हैं, बट मैं क्योंकि ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि असल सीएसएस ज़्यादातर करने वाले बच्चे भी वही होते हैं ना, जो आम पब्लिक सर्विस का इम्तिहान दे रहे होते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस का दे रहे होते हैं। ये तो उन लोगों के लिए नई बात है ना, जो बिल्कुल नए सिरे से जाएंगे। उन्हें कोई भी किताब ले लेनी चाहिए एमपीटी के हवाले से, अगर कोई बनी हुई है स्पेसिफिक, वही ले लें, वही काफ़ी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें दोबारा ये है कि जो कंडक्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 27/9 को, ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट फॉर रिटर्न एग्जाम सीएस 2027 8/11/2026 को जी 11 नवंबर को आएगी। हाँ जी। 10 नवंबर से 8 नवंबर को आएगी। 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक जो है वो होगा अप्लाई करने का टाइम। आपने दोबारा अप्लाई करना जी होगा। सर, वही करेंगे ना जो एमपीटी में हाजिर हुए हैं सिर्फ और पास हुए हैं, बाकी तो नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सर सबमिशन है डॉक्यूमेंट्स की, हार्ड कापीज की, वो 4/12 है। हाँ जी। और सीएसएस का जो इम्तिहान कंडक्ट होगा वो 27 जनवरी को होगा। ओके, ठीक हो गया। ये फाइनल डेट है। ठीक, तकरीबन इसके अंदर अल्टरेशन खासा कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट ऐसा वो ना हो। और बात है, अदरवाइज ये फाइनल फाइनल डेट है 27 जनवरी। अगर आप देखें, कल हम ये देख लेते हैं कि अगर एक बंदे ने 27 जनवरी को सीएसएस का इम्तिहान देना है, ठीक है, तो उसको आज से किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी बयान करता हूं। ओके। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस सर, चलें जी, ये एमपीटी के हवाले से एक छोटी सी हमारी डिस्कशन थी। उम्मीद आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहां पर भी आप ये देख रहे होते हैं वीडियो, उस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। बहुत शुक्रिया।